शारदा शारदा भुजवदना वदनाम्बुजैः सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं भगवती शारदा की कृपा से एक बार फिर इस पुस्तक मंदिर के अंदर हम सब लोग बाल साहित्य के विषय पर कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मंच पर एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हैं, परंतु वे सब मेरे अपने हैं, मेरे बंधु हैं, भगीनी हैं। इसलिए मैं निसंकोच भाव से, उतने ही निसंकोच भाव से जिस भाव से एक बच्चा कोई बात रखता है, आप लोगों के बीच में अपने कुछ विचार रख दूंगा। ऐसा नहीं है कि मंच से जो कहा जा रहा है, जिन लोगों ने माइक पर आकर कुछ कहा है, उसके इतर हम में से किसी के मन में कोई बात नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं कि मंच पर बोलने वाले लोगों से सामने बैठे लोग कमतर जानते हैं, बल्कि एक सभा है और इस सभा में सभी समान स्तर पर एक विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ उपस्थित है। तो इसलिए कहीं अनकहीं या एक दूसरे के मन में रही हुई बातें भी किसी ने कही, वे उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आदरणीय विकास जी के सामने कुछ बातें रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वैसे अनौपचारिक रूप से तो अपनी हर बात रख लेता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो ये जो मन है, यह अष्टधा प्रकृति का एक अंग है। कालांतर में हमने प्रकृति के केवल 5 तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, परंतु मन बुद्धि और अहंकार ये 3 चीजें और भारतीय वाङ्मय, भारतीय दर्शन इसमें सम्मिलित करता है। गीता में 6वें अध्याय में भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। यहाँ पर हिंदू दीदी बैठी, उनके सामने गीता की कुछ बात कहने में इसलिए संकोच नहीं होता, क्योंकि गलती होगी तो वो बातें बोलने वाली संभाल लेंगे। उन्होंने कहा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये जो मन है ना, ये अत्यंत ही चंचल है। और कैसा है कि ये हमारे मन को पूरी तरह मत देता है, उद्वेलित रखता है, हमारे चित्त को उद्वेलित कर देता है, सूझ नहीं पड़ने देता क्या करना क्या नहीं करना। ये क्षण में कुछ और क्षण में कुछ ये बताता है। यह किस व्यक्ति की बेची बातें हैं? जो एक ईश्वर रूप है, नारायण रूप है, दूसरा नर रूप है, वह भी ईश्वर की तत्व है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरा ही तत्व है, पांडवों में धनंजय हूं। वहां पर ये बात कही जा रही है, ये बहुत ज्ञानियों के बीच में बात हो रही है। और उनके मन को भी कहा गया कि बहुत चंचल है। तो जब हम और नीचे उतरेंगे उस अवस्था से, तो बच्चे का मन तो सबसे चंचल होना चाहिए, क्योंकि चंचलता तो बचपन का स्वाभाविक गुण है। जिस बच्चे में चंचलता ही नहीं हो, माता पिता चिंतित होकर उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। ये चंचलता बच्चे का स्वाभाविक गुण है, और फिर उसका मन तो वो और कितना चंचल होगा। ऐसा कहते हैं कभी बंदर अपने आप में चंचल होता है और उसको कोई भांग और खिला दे, फिर क्या होगा उसका? वैसी ही स्थिति बच्चे के मन की है। और उसकी यह जो चंचलता है, यह चंचलता उसका वैशिष्ट्य है, उसकी पहचान है। इसलिए हमें चंचलता को नष्ट नहीं करना है। इसी श्लोक के उत्तरार्ध में गीता में ही भगवान ने कहा, और उन्होंने कहा कि भाई ये कितना कठिन है इस मन को बांधना। बोले जैसे बहते हुए वायु को बांधना होता है, वायु को कोई बांध नहीं सकता। हम कहते वायु को बांधते क्यों? जिसको बांध जो हो ही नहीं सकता, उसके लिए क्यों प्रयत्न करना? वो जो अति विशिष्ट लोग होंगे वो करेंगे कैसे बांधना होगा। हमें बांधने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसका उपयोग, उसकी उपलब्धियां कैसे प्राप्त करना, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो हमने पंखा बना लिया, उससे हमको हवा मिलती है, हमने खिड़की बना ली, उससे हवा आती है, जब जरूरत नहीं होती तब रुकती भी है।
हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, वायु के आधार पर ही हमारा जीवन है। जिस दिन ये वायु आना जाना बंद कर देगी, तो हमने वायु की गति के आधार पर अनेक प्राचीन काल से आज तक अनेक आविष्कार किए, उनका उपयोग किया। यही बाल मन के साथ में होना चाहिए। और इसलिए एक और श्लोक का अर्थ आप लोग सब प्रतिदिन स्मरण करते होंगे, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं बाल मुकुंद को कैसे बचता हूं? बोले मन से बचता हूं। बोले शरीर से क्यों नहीं, श्रृंगार से क्यों नहीं, उसकी देह यष्टि से क्यों नहीं? बोले वो हर पर बदल लेता है। अभी हमारी बहन ने बात की कि वास्तव में अभी अभी तो मोदी जी ने खूब जबरदस्त वातावरण बनवा दिया पूरे विश्व में एआई को लेकर। आज का जमाना एआई का युग, क्या होगा? हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं उसको। अब जो कृत्रिम है वो कृत्रिम है। अभी जैसा कि हमारे आदरणीय विदुषी बहन मीनू जी ने कहा था कि जो बोएंगे वही तो काटेंगे। कृत्रिमता से कभी भी स्वाभाविकता नहीं बनने वाली। कितना भी स्तर पर चला जाए, वो निकटतम पहुंच सकता है उसके, वही नहीं हो सकता। यह भेद कभी भी समाप्त नहीं होगा। और इसलिए आज का जो बालक है उसका मन कहां घूम रहा है, वहां पर उसे क्या दिशा दी जा सकती है, इसकी चिंता हमें करना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आजकल बहुत जोर शोर से उठने वाला विषय है, और साहित्य जगत में तो खूब धमाल मची हुई है। धमाल शब्द ही ठीक है उसके लिए। और इसलिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जब हम बाल साहित्य में आरोपित करते हैं, तब ये सोचना होता है कि क्या केवल जो बच्चे का मन करे वही उसे करने देना, यही बाल साहित्यकारों का और कर्तव्य है क्या? एक बच्चा है, बहुत छोटा सा है, घुटने चलता है, चलते चलते दरवाजे के बाहर चला जाता है, बाहर जाकर चप्पल जूते लाइन से उतरे हुए चप्पल को उठाता है, अपने मुंह में लेता है। स्वतंत्रता है, बच्चे के ऊपर बंधन क्यों डालते हो आप? तो जो कर रहा है करने दीजिए। कोई भी माँ इसको सहन करेगी क्या? वह दौड़ करके बच्चे के हाथ से चप्पल छीनेगी। वो नहीं मानेगा तो हो सकता है उसे डांट दे, और डांटने से भी काम नहीं चला तो हो सकता है चपत लगा दे, उसे जबरदस्ती उठाकर अंदर ले आए, उसके लिए दरवाजा बंद कर दे। ये सारे प्रतिबंध उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए। इसलिए यहां प्रतिबंध उस पर अत्याचार नहीं कहे जा सकते। बाल साहित्य का भी ऐसा ही कर्तव्य है। ऐसा नहीं है, आजकल बहुत लोग कहते हैं बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, आप तो रचिए और सीधा बच्चे के सामने परोस दीजिए, वो पसंद कर ले तो ठीक, नहीं कर ले तो ठीक। भाषा के स्तर पर भी यही हो रहा है। बच्चे की, आज के बच्चे की भाषा क्या है? मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई झूठ हमने नहीं ओढ़ रखा होगा। हम जिसे आज के बच्चे की भाषा कहते हैं वो बच्चे की भाषा थी ही नहीं, या हमने उसके अंदर ठांस दी, जबरदस्ती उसके ऊपर आरोपित कर दी और कहा तेरी भाषा अब यही है। हमने उसे और तो सिखाया नहीं। ये बच्चे का मन बनता कहां से है आखिर? माँ बहुत अच्छे से जानती है। बच्चा जब अपने परिवेश में जो कुछ देखता है और जिस बात के लिए उसे प्रोत्साहन मिलता है, उसी से उसका मन बनता है। बच्चा और कोई सारे संसार में घूमने के लिए नहीं गया था। हम सार्वभौमिकता की बात करेंगे, परंतु बच्चे के साथ सबसे पहले मानवीय जो गुण है, मूल्य है, उनसे बाल साहित्य का उत्कर्ष आरंभ होता है, वहां से रचना प्रारंभ होती है। और इसलिए कई बार रचनाएं समझ में नहीं आएंगी। यह बाल साहित्य के फेल होने की निशानी नहीं है, ऐसा मेरा मत है। आप लोग मेरे मत का खंडन कर सकते हैं। मैं कहता हूं एक दूसरे शब्द से हम समझे, और मैंने एक आध बार पहले कभी कहा है वामा के मंच पर भी इस बात को, कि हमारी बहनें यहाँ अभी बैठी हुई हैं, बहनें मेहंदी लगाती हैं, और मेहंदी लगाने के बाद वो जो मेहंदी का लेप है वो दूसरे दिन खिला देती है, सूख जाने पर खिला देती है, उसको धो देती है। धो देने के बाद में वो मेहंदी नहीं बची वहां पर, परंतु दूसरे ही दिन जैसे ही मेहंदी का हाथ धोया जाता है, आपस में एक दूसरे को दिखाकर ये कहती है मेहंदी कितनी रची। यह जो रचना है ना, यह रचना साहित्य पर भी लागू होती है। किस प्रकार? शब्द याद नहीं,
अर्थ याद नहीं, परंतु उसमें जो कुछ कहा गया था उसकी गंध उसके मन में घुल मिल गई। और यदि इतना भी होता है तो किसी रचना को अपने कालजयी होने की लालसा को खोकर भी किसी बाल मन में इस प्रकार प्रवेश मिल जाता है, उसका संस्कार उसमें रम जाता है, रच जाता है, तो ये बाल साहित्य की सार्थकता है। मन बाहर दिखाई देने वाली इन इंद्रियों का के स्वरूप में नहीं होता, फिर भी मन इंद्रियों का राजा कहा जाता है। और गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन में ही हूं। वो भगवान का स्वरूप है। और इसलिए आप हमारे सबके अंदर जो मन है उस मन को ईश्वर का स्वरूप मान करके उसका सब प्रकार सत्कार संस्कार करना। इसलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता है तब सामान्य भोजन से भी अधिक सावधानी रखी जाती है, उसमें कोई अशुद्धि न मिल जाए, वह झूठा न हो जाए, वह ठीक से बना है या नहीं बना है। तो जब बाल मन के सामने कोई रचना हम परोस रहे होते हैं तब उसका रस विपाक कैसा हुआ है, वो किस प्रकार निर्मित हुई है, इसकी विशेष सावधानी बाल साहित्यकारों को रखना ही पड़ेगी। एक मां का मन लेकर, एक वात्सल्यमय भाव लेकर के जब तक हम रचेंगे नहीं तब तक वो बाल साहित्य कैसे होगा। और उसमें यह दोनों स्तर है। अभी बात हुई थी, आज का युग है और बच्चे एआई की ओर बढ़ गए हैं, हर नई चीज की ओर बच्चा पहले लपकता है। ये स्वाभाविक बात है, बड़े भी लपकते हैं, पर बड़े क्या है कि थोड़ी चतुराई से अपनी उस लपक को, लालसा को दबा जाते हैं, छुपा जाते हैं। बच्चा छुपा नहीं पाता, बच्चा है, इसलिए वो तत्काल उसकी ओर लपकता है। परंतु यह समाज कभी भी, पूरा का पूरा समाज किसी एक नए युग में एक साथ प्रवेश नहीं करता। जिस समय में ये बात कह रहा हूं कि आज का बच्चा एआई के युग में है, तब मैं पूर्ण सत्य नहीं कह रहा हूं। आज भी धूरी भरे अतिशोभित श्यामचूर की स्थिति में हमारे अनेक वनवासी बच्चे हैं, अदनंगे घूमते हैं। अब वो हमारे लिए शोभित की श्रेणी में है कि नहीं, ये अलग बात है, ये हमारी कमजोरी है। वो तो धूरी भरे अतिशोभित श्यामचूर है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमको यह देखना आवश्यक है कि साहित्य तो सब स्तर का सबके लिए आवश्यक होगा, और इसलिए हरेक के मन को संतुष्ट कर सके इस लायक साहित्य की प्रत्येक रचना अपने आप में सार्थक ही होगी। और हमको इस सब बात के लिए ध्यान में रखते हुए इस बालमन को संवारने की कला सीखना पड़ेगी। उसमें विधि और निषेध दोनों होंगे, क्या उसके लिए उचित है, क्या अनुचित है। बाजार में बार बार चॉकलेट की, पिज्जा की, बर्गर की मांग करने वाले बच्चे की इस मांग को कोई भी अच्छी माँ हमेशा पूरी नहीं करेगी। वह कभी उसे हलवा खाना सिखाएगी, कभी लड्डू खाना सिखाएगी, कभी कहेगी कि सलाद भी तुम्हें खाना चाहिए, और इस सब के लिए जो यत्न करना है सब यत्न करेगी। ऐसा नहीं कि बच्चा केवल पिज्जा और बर्गर खाना चाह रहा है इसलिए हम उसे वही खिला करके, चाहे उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाए, हम वही करते रहेंगे। इसलिए बाल साहित्य की भूमिका बड़ों के साहित्य की भूमिका से अधिक सूक्ष्म, अधिक जिम्मेदारी पूर्ण है। क्योंकि बड़ों में तो स्वविवेक का हम बात कह सकते हैं, भाई तुम भी पढ़े लिखे हो, तुमने कोई चीज क्यों खाई, मैं जहर बेच रहा हूं, तुमने खरीदा क्यों। पर बच्चे के लिए लागू नहीं होता। उसके लिए बाल साहित्यकार को एक अभिभावक की भूमिका के साथ में साहित्यकार की भूमिका को निभाना है। तो ऐसी कुछ बातें बच्चे के मन को लेकर बहुत सारी कही जा सकती हैं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, पर अभी हमें हमारे आदरणीय विद्वान जनों को सुनना है, इसलिए कुछ बातें मैं ज़्यादा ही कह गया वास्तव में। पर ठीक है, जब कभी बोलने खड़े होते हैं तो मन की बातें मन ही जाने में कब रुकता है और कब नहीं रुकता है, बड़ा चंचल है, मैंने पहले ही कहा था। और इसलिए इस भूमिका में, इस शब्द में, एक आखिरी शब्द पर विचार करके हम बात खत्म करें। बालमन बाल साहित्य की भूमिका से ऊपर उठकर हम उससे जोड़े बाल साहित्य के शिखर, बाल साहित्य के शिखर से ऊपर उठकर जोड़े बाल साहित्य का आकाश, और इस भूमिका से आकाश के बीच में डोलता हुआ बालक का मन
और उस मन को हर जगह कुछ अच्छा, कुछ आनंदमय, कुछ सुखमय मिले, जो उसके अपने लिए और उसके द्वारा निर्मित मन के बाद में जब वो बड़ा होकर अपनी कृतियां करेगा, वो कृति समाज के लिए, मानवता के लिए भी हितकारी हो, ऐसा साहित्य रचना ही बाल साहित्यकारों के लिए आवश्यक है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।